बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व है, उनका ये कहना। और वो इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास क्लिफ्टन में मौजूद है। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है? हमें इसमें नाम पढ़ने को मिला दाऊद इब्राहिम का। There is Dawood Ibrahim. According to his nephew, he's now in Karachi. 13 जुलाई 2018 को डिफेंस में एक 19 साल नौजवान इंतज़ार का कत्ल हुआ पुलिस के हाथों। ये कत्ल इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि पुलिस के हाथों ये कत्ल हुआ। तो इस कत्ल के पीछे के क्या महरक़ात थे? उसके जो वालिद का मैं इंटरव्यू सुना था, शायद आपकी वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो जो लड़की उसके इंतज़ार के साथ बैठी थी, उसका काम था कि उसको इस स्पॉट तक पहुंचाना, उसके बाद पुलिस का काम था उसे कत्ल कर देना। क्या वाकई में इसमें सदाकत थी? इंतज़ार के वालिद का जो ये मौक़िफ़ है और वो जिस लड़की के हवाले से बात करते हैं मारूफ, वो असल में इस बुनियाद पर भी ये बात करते हैं कि मारूफ की और इंतज़ार की दोस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं थी। और वो ये कहते हैं कि बेसिकली इसमें इंतज़ार जिस लड़की को पसंद करता था, उस लड़की के चचा जो हैं वो पुलिस में थे। इंतज़ार कातिल केस से मुताल्लिक़ एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले इंतज़ार अहमद के वालिद कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अब इंसाफ मिल जाएगा। 25 जुलाई 2015 को गालिबन आपको घर जाते हुए अगवा किया जाता है। उसके बाद तशद्दुद आपके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद करके आपको छोड़ दिया जाए। तो वो तशद्दुद किसने किया था और उस केस का क्या बना? आज तक तो नहीं पता कि वो लोग कौन थे और उसकी FIR भी जो है वो अब मेरे इल्म में लाए बगैर कब सी क्लास कर दी। अरमगान के बारे में कहा जाता है कि वो FTC पुल के पास जो ये आईबैक्स है बिल्डिंग, वहाँ जॉब करता था, जहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती। तो ये 17 अरब रुपये का मालिक किस तरह बन गया? ये क्या सारा प्रोसेस है? वो सिर्फ आईबैक्स में जॉब नहीं करता था, वो एग्जैक्ट में भी उसने जॉब की है। और उसके बाद जो है वो बेसिकली उसने उन कॉल सेंटर से सीखा कि काम कैसे होता है कॉल सेंटर्स में। और उसके बाद जो है जब वो गिरफ्तार हुआ, इंतज़ार के वालिद के मौक़िफ़ में वज़न इसलिए भी पड़ता है क्योंकि पुलिस ने इतनी फायरिंग की और सारी गोलियां इंतज़ार को लगी, मगर उस लड़की को एक खराश तक नहीं आई। अगर एक लम्हे के लिए हम इस मौक़िफ़ को एक तरफ भी रख दें तो पुलिस उस नौजवान को क्यों कत्ल करना चाहेगी? देखिए वही मैंने कहा ना कि इसके पीछे एक तो यही है कि कुछ चीज़ें ज़रूर मुश्तबा हैं कि जिस तरह से CCTV रिकॉर्डिंग में ये सामने आती है कि इंतज़ार को दो एहलकार जो हैं ये बाइक पर उसके बराबर में आकर रुकते हैं। जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है वो उसे रुकने का इशारा करते हैं। उसी वक्त जो है वहाँ एक और कार आकर रुकती है, वो उन एहलकारों को रोकती है। 12 मई 2007 को आपने बहुत करीब से देखा। पूरे सानहे में सिर्फ MQ मुलव्विस थी या दीगर सियासी जमातों का भी इसमें कोई किरदार था? देखिए मैं ये कभी नहीं कहता कि ये सिर्फ और सिर्फ MQ मुलव्विस थी। और MQ भी बेसिकली जो है चूँकि उस वक्त पार्ट ऑफ पावर थी, इक़्तिदार का हिस्सा थी, और इक़्तिदार का उस वक्त जो सरचश्मा कह लें, उस जगह पे जो शख्सियत बैठी हुई थी उसका नाम सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान असलम और आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है जिन्होंने कराची में होने वाली सियासत, कराची में होने वाले जराइम, चाहे वो सियासी जमातों की मिलिटेंसी हो या फिर लियारी गैंगवार, इन सब को बहुत करीब से देखा है। इन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस जियो न्यूज़ में तकरीबन 20 साल के करीब गुजारे। ये ना सिर्फ जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रहे बल्कि इन्होंने जियो न्यूज़ पर जियो FIR के नाम से एक प्रोग्राम भी किया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं इरफान, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले यार माजरत कि आपको बहुत दिन के बाद जो है वो मैं टाइम दे सका, इसके लिए माजरत। इससे पहले कि हम कराची के जराइम पर बात करें, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप 90 की दहाई के स्टोरीज सुना रहे होते हैं, तो आपने इस सहाफ़त को बतौर कैरियर कब अपनाया और इसका आगाज़ कब से किया आपने? 1992 में मेरा पहला अखबार जो है वो कौमी अखबार था और वहाँ मैंने कोई 8-9 महीने मैंने काम किया। और वहाँ उसके बाद जो है फिर मैंने हुर्रियत ज्वाइन कर लिया था और हुर्रियत से मैं रहा 95 तक। 95 में मैं जिसारत चला गया था और जिसारत में मैं तकरीबन 3 साल रहा और 95 से लेकर 98 तक मैंने जिसारत में गुजारा। उसके बाद 98 में जब एक्सप्रेस आया तो मैंने एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और मुझे आज भी वो दिन इसलिए याद रह गया है, 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, उस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी एक्सप्रेस अखबार में। तो वो एक वक्त था जो 4 साल का मैंने फिर प्रिंट का मजीद एक्सप्रेस में गुजारा। 2002 में मैं जियो आ गया था
और 2023 तक जो है मैं जियो में रहा, और अब मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुजर कर अब मैं डिजिटल मीडिया में जो है वो कदम रख चुका हूँ और अपने डिजिटल पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो आप भी देखते हैं, FIR विद फ़हीम सिद्दीकी। अच्छा फ़हीम भाई, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि जियो न्यूज़ आपने छोड़ा नहीं बल्कि आपको निकाला गया है। इसकी क्या वजह बनी? इतना लंबा आपने 2 दहाइयाँ इतने बड़े मीडिया हाउस को दी, इसकी क्या वजह बनी? इसकी बहुत सादा सी वजह है जो तकरीबन मुझसे मुताल्लिक तकरीबन हर शख्स ही जानता है, और आपके पॉडकास्ट से जिन लोगों को नहीं पता उनको भी जानना चाहिए कि मैं जियो में मैंने बेसिकली एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और चूंकि मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और उस वक्त भी था, तो हम ये मुतालबा कर रहे थे जियो की इंतज़ामिया से कि आपने 2017 से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है और महंगाई जो है वो कहीं की कहीं पहुँच गई है, आप तनख्वाहों में इजाफा करें। और ये इजाफा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, मेरा उनसे मुतालबा था कि आप 2 लाख तक की जिनकी तनख्वाह है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दीजिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ थोड़ी सी आसान हो जाएं। मेरी तनख्वाह 2 लाख से ज़्यादा थी, तो मैं अपने लिए कोई मुतालबा नहीं कर रहा था, कुछ नहीं मांग रहा था। हमने उस जो हमारी एक मूवमेंट थी, हमने उसको जो है वो बेसिकली एक्सटेंड कर दिया था मुल्क के दीगर शहरों में भी। हम मुजाहरे करते थे जियो के तमाम दफातर के बाहर, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, कराची में, और उसमें जो है हम मुख्तलिफ जो सियासी व समाजी शख्सियात हैं उन्हें भी वहाँ पर हम बुलाते थे कि वो भी आकर हमारे लिए बात करें। ये प्रोटेस्ट जो है वो चलता रहा और इस दौरान जो इंतज़ामिया है उससे हमारे मुज़ाकरात भी होते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब इंतज़ामिया ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे माली हालात हमें इसकी इजाज़त नहीं देते, और उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि आप चले जाएँ। उन्होंने कहा नो इशू। उन्होंने मुझे एक अदर लेटर दिया, टर्मिनेशन, मैं खामोशी से आ गया। और उसकी वजह ये थी, उस वक्त भी बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि जिन लोगों के लिए आप आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आज भी कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। जिस वक्त मेरे घर पर और मेरे घर के जियो में रहते हुए मैंने जितने घर चेंज किए उन तमाम घरों के एड्रेसेस पे जो है वो जियो ने लेटर भेजा था। और जब मुझे एक जगह से पता चला कि मुझे ऐसा कोई लेटर रिसीव हुआ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे हुआ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, उनका राइट है, वो कर सकते हैं। और मैंने अपने स्टाफ को जो मेरे साथ जो है वो मुझे छोड़ने नीचे तक आना चाहता था, मैंने किसी को अपने साथ ऑफिस की लिफ्ट तक भी नहीं आने दिया कि नहीं, मैं किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और आज भी मैं यही कहता हूँ, मुझे इस पर कोई रिग्रेट नहीं है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, मैं जो कुछ मांग रहा था जियो के मुलाजमीन के लिए मांग रहा था। और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं यार, तो मैं किसी को क्यों मुश्किल में डालूं, किसी से कहूं कि यार अगर जियो ने मुझे निकाल दिया तो तुम मेरे लिए जो है आवाज बुलंद करो। नो, वो मेरी लड़ाई थी, बेशक उनके लिए थी, लेकिन लड़ाई मेरी थी ना। मालिकान को मैं बुरा लगा ना उस वक्त। तो उन मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं आप? मजा आ रहा है। उसके बाद मैंने 2 और चैनल्स भी मैंने ट्राई किए। एक दफा मैं कुछ अरसे के लिए टालन गया, कुछ अरसे के लिए मैंने 24 ज्वाइन किया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि जो एक तरह की आज़ादी जियो में थी वो मुझे वहां नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब दुनिया जो है ना वो डिजिटल की तरफ मूव कर गई है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार टीवी कब देखा था तो आप कहेंगे याद नहीं। हाँ, अगर देखा भी था तो डिजिटल पे देखा था। तो जब ये वाली सिचुएशन आ चुकी है तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब तरीन वक्त है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल की तरफ मूव कर गया हूँ। और डिजिटल पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल चल रहा है, लोग पसंद करते हैं, देखते हैं वीडियोस को, अल्लाह का शुक्र। तो कैसा महसूस होता है? कहा जाता है जब आप किसी चैनल में काम करते हैं तो मालिकान की तरफ से एक पॉलिसी होती है, दबाव होता है, आप फ्री होके काम नहीं कर सकते, फ्री रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, जियो में मुझे इतना ज्यादा इस चीज का एहसास नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि वहां फिर भी काफी आजादी थी। अच्छा, ये जो लोग ये बात करते हैं ना, वो शायद वो लोग ये बात करते हैं कि जिन्हें हमारी सहाफत की जो कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां या बुनियादी उसूल हैं उनके बारे में इतना नहीं मालूम। अगर आपकी स्टोरी बैलेंस है, अगर आप स्टोरी दे रहे हैं और स्टोरी किसी के खिलाफ है, उसका मौक़िफ़ आपकी स्टोरी में शामिल है, नो इशू। जियो में हमें कभी ये रुकावट नहीं रही कि यार किसी के खिलाफ स्टोरी दे रहे हो और उसका मौक़िफ़ अगर उसमें शामिल है तो वो स्टोरी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी या रुक जाएगी। नहीं, दूसरी किस्म के प्रेशर जरूर रहे, जाहिर है इस मुल्क में काफी हद तक। किस तरह?
ताकतवर हलकों की तरफ से? मीडिया कंट्रोल है, डेफिनेटली है, तो वो प्रेशर जरूर रहे हमें, लेकिन उसमें भी हम बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कहने में कामयाब हो जाते थे। ये चीज मुझे कहीं और नजर नहीं आती। फ़हीम भाई, क्राइम रिपोर्टर होने के नाते कभी आपको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ? देखिए, बतौर क्राइम रिपोर्टर क्या, अगर मैं बतौर सहाफी कहूँ पहले तो ये तो रहता है। आप जब सच कहने की कोशिश करते हैं तो उसकी राह में मुश्किलात तो आती हैं, आई, बेपनाह आई, बहुत दफ़ा आई, उन्हें फेस भी किया है और आज भी करते हैं। प्रेशर रहता है उन तमाम लोगों की जानिब से जिन्हें सच बोलना इस मुल्क में पसंद नहीं है। 12 मई 2007 को आपने बहुत करीब से देखा। क्या वाकई इस पूरे सानहे में सिर्फ एमक्यू मुलव्विस थी या दीगर सियासी जमातों का भी इसमें कोई किरदार था? देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता कि ये सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम मुलव्विस थी, और एमक्यूएम भी बेसिकली जो है, चूंकि उस वक्त पार्ट ऑफ पावर थी, इख्तिदार का हिस्सा थी, और इख्तिदार का उस वक्त जो सरचश्मा कह लें, उस जगह पे जो शख्सियत बैठी हुई थी उसका नाम सदर जनरल परवेज मुशर्रफ था, और ये परवेज मुशर्रफ की और इफ्तिखार चौधरी की लड़ाई थी। इसमें पिस एमक्यूएम गई। एमक्यूएम से उस वक्त वो काम लिया गया जिसके नतीजे में एमक्यूएम बहुत पीछे चली गई। और फिर आपका जो सवाल है, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो लोग जो एयरपोर्ट तक इफ्तिखार चौधरी को लेने जा रहे थे, वो भी ऐसा नहीं था कि वो कोई गैर मुसल्लह थे। मैंने खुद उसे विटनेस किया हुआ है। उनमें कौन सी सियासी जमातें थी? पीपल्स पार्टी थी उसमें एएनपी थी, उसमें दीगर सियासी जमातें भी थी, और मैंने उनको बाकायदा विटनेस किया है। डिग रोड के मुकाम पर मैंने उन्हें खुद विटनेस किया है जहां मैं मौजूद था। एमक्यूएम जाहिर है उस वक्त, चूंकि मैंने पहले कह दिया कि वो पावर शेयर कर रही थी, और जब वो पावर शेयर कर रही थी और जो लोग ये चाहते थे कि उस दिन जो है इफ्तिखार चौधरी कराची से में आकर जो है वो बाहर से खिताब ना कर सकें, उन्होंने एमक्यूएम को मुकम्मल सपोर्ट की। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ ये जरूर करता हूँ कि 2007 में एमक्यूएम 12 मई की जिम्मेदार नहीं थी डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन चंद सालों के बाद वही एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ एफआईआर में बाकायदा न सिर्फ नामजद की जाती है, बल्कि उसके चलान में जो है उसको मुलजिम भी बना दिया जाता है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, और ये सियासी ताकतों को, सियासी जमातों को हमारे यहाँ हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं लोग, और आज भी कर रहे हैं। 13 जुलाई 2018 को डिफेंस में एक 19 साल नौजवान इंतजार का कत्ल हुआ पुलिस के हाथों। ये कत्ल इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि पुलिस के हाथों ये कत्ल हुआ। तो इस कत्ल के पीछे के क्या महरक़ात थे? उसके जो वालिद का मैं इंटरव्यू सुना था, शायद आपकी वीडियो में उन्होंने कहा था कि वो जो लड़की उसके इंतजार के साथ बैठी थी, उसका काम था कि उसको इस स्पॉट तक पहुंचाना, उसके बाद पुलिस का काम था उसे कत्ल कर देना। क्या वाकई में इसमें सदाकत थी? इंतजार साहब का जो ये इंतजार के वालिद का जो ये मौक़िफ़ है, और वो जिस लड़की के हवाले से बात करते हैं मारूफ, वो असल में इस बुनियाद पर भी ये बात करते हैं कि मारूफ की और इंतजार की दोस्ती जो है वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं थी, और वो ये कहते हैं कि बेसिकली इसमें इंतजार जिस लड़की को पसंद करता था, उस लड़की के चचा जो हैं वो पुलिस में थे, और वालिद को चूंकि इंतजार का और उस लड़की का मिलाप, वो लड़की मारूफ के अलावा थी? मारूफ के अलावा थी वो लड़की, तो उन दोनों को, उनको जो है वो बेसिकली इंतजार से उस लड़की का मिलना पसंद नहीं था, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग की, और उसमें जो है वो मारा गया, इंतजार मारा गया। लेकिन इसके कभी कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, बावजूद इसके कि ये केस जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक गया है, और जब यहाँ हमारे यहाँ मातहत अदालत से सज़ा हुई, सज़ा मौत भी हुई, कुछ एहलकारों को फिर वो सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से वो उनकी सज़ा मौत को उम्र कैद में बदला गया है। मैं हमेशा से एक बात इस केस में ये समझता हूँ कि अगर ये मामला किसी लड़की का नहीं भी था, तो भी पुलिस ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था उस रोज़। इस वाक़े को एक मिसाल बना देना चाहिए था। चूंकि आप ऐसे वाक़यात को मिसाल नहीं बनाते,
तो इसलिए ये वाकयात फिर होते ही रहते हैं, इनका सिलसिला रुकता नहीं है। पुलिस की फायरिंग से इंतज़ार का कत्ल इस सोसाइटी में कोई पहला कत्ल नहीं है और ना ही आखिरी कत्ल है, लेकिन चूंकि आप इन वाकयात से सबक नहीं लेते, इन वाकयात में मुलव्विस जो अफराद हैं, अहलकार हैं, चूंकि आप उन्हें इबरत का निशाना नहीं इबरत का निशान नहीं बनाते, इसलिए ये होता रहता है। वो दीगर एहलकार, माजरत आपकी बात करते हैं, वो दीगर एहलकार, दो को तो चलो सजाए मौत हुई, उसके बाद उनकी उम्र कैद में बदल गई। जो दीगर एहलकार हैं वो कुछ ही अरसे के बाद, मैंने इस केस को बड़ा डिटेल में स्टडी किया है, बाकायदा तौर पर उन्हें उनकी नौकरियों से हटाया गया, बरतरफ किया गया, कुछ ही अरसे के बाद वो बहाल हो गए अपीलें कर करके। तो ये है बेसिकली, मैं इसे अगर ये कहता हूँ ना कभी कभी कि पुलिस स्टेट है ये, तो इसकी वजह यही है। अच्छा, इंतजार के वालिद के मौकिफ में वजन इसलिए भी पड़ता है क्योंकि पुलिस ने इतनी फायरिंग की और सारी गोलियां इंतजार को लगी मगर उस लड़की को एक खराश तक नहीं आई। अगर एक लम्हे के लिए हम इस मौकिफ को एक तरफ भी रख दें तो पुलिस उस नौजवान को क्यों कत्ल करना चाहेगी? देखिए, वही मैंने कहा ना कि इसके पीछे एक तो यही है कि कुछ चीज़ें ज़रूर मुश्तबा हैं कि जिस तरह से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ सामने आती है कि इंतज़ार को दो एहलकार जो हैं जो बाइक पर उसके बराबर में आकर रुकते हैं, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है, वो उसे रुकने का इशारा करते हैं। उसी वक्त जो है वहाँ एक और कार आकर रुकती है, वो उन एहलकारों को रोकती है, बाकायदा उसमें से एक अफसर जो है उन दोनों एहलकारों को रोकता है। इंतजार अपनी गाड़ी जैसे ही घुमाता है उस मुकाम से, वो एहलकार और वहाँ खड़े हुए मजीद एहलकार फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब ये कहना कि जनाब इंतजार ने फरार होने की कोशिश की, एक टर्निंग के ऊपर वो कितना दूर जा सकता था? अगर वो वहां से फरार हो भी रहा था, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो वहां से फरार हो भी रहा था, वो कितनी दूर जा सकता था? जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, मुझे जहां तक याद है शायद 19 गोलियां जो है वो फायर की गई थी। तो 19 गोलियां इसलिए नहीं फायर की जाती कि आप किसी को रोकना चाहते हैं, आप किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप इतने फायर करते हैं। क्या आला हुकाम की जानिब से मारूख से तफ्तीश नहीं की गई ताकि इस पिंडोरा बॉक्स को खोला जाए कि इस कत्ल के महरिकात क्या थे? मारूख का बाकायदा इंटरव्यू हुआ, वो बाकायदा उसे तफ्तीश हुई थी, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, लेकिन मारूख ऐसी किसी भी बात से इंकारी है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो उस दिन जो है इंतजार के साथ जरूर थी, और जब ये वाकया हुआ तो वहां से उतरी गाड़ी से, उसने रिक्शा लिया, रिक्शे में बैठी अपने घर चली गई। अच्छा, इसी तरह एक और कत्ल हुआ था फ़हीम भाई, उस पर तो आपने बेतहाशा वीडियोस बनाई है, हमने बहुत आपकी वीडियोस देखी, जो अरमगान का जो केस था, ये कत्ल क्यों हुआ था, इसकी क्या बुनियादी वजह थी? देखिए, इसमें भी लड़की का मामला है, और इसमें बेसिकली जो है वो लड़की जो बेसिकली आमिर से, मुस्तफ़ा आमिर से की दोस्त थी, और मुस्तफ़ा आमिर उसे पसंद करता था। उस लड़की का और अरमगान का एक मरतबा वो दोस्ती शुरू हो गई थी, और उसके ऊपर जो है मुस्तफ़ा आमिर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मुस्तफ़ा ने उस लड़की को अप्रोच करना बंद नहीं किया था, जिस पर अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को जो है बाकायदा धमकी भी दी थी। और उस रोज़ भी, जिस रोज़ ये वाक़या हुआ है, उससे कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ जो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ कि जब अरमगान के घर पे हैप्पी न्यू ईयर नाइट की एक पार्टी थी, और उस पार्टी में जो कुछ हुआ, एक लड़की की जानिब से उसने जो अरमगान के साथ एक हरकत की, उस हरकत से मुतालिक भी उसने जो है मुस्तफ़ा आमिर को बता दिया था। अब मुस्तफ़ा आमिर तो अरमगान को वैसे ही नापसंद करता था, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। उस पर जो है मुस्तफ़ा आमिर ने एक छिले हुए केले की तस्वीर जो है वो अरमगान को भेजी थी। अरमगान को ये बात और ज़्यादा बुरी लगी। उसने पहले उस लड़की को, जिसका नाम जुमा कह लें, ओलिविया कह लें, ओली कह लें, जुमा उसका असल नाम है, ओलिविया या ओली जो है उसे कॉल सेंटर का दिया गया नाम था, उसको बुला के पहले उससे तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा आमिर को बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये वो दिन था जब मुस्तफ़ा आमिर उसे जो है एक तरह से ईद देने आया था। और उस दिन जो है उसने मुस्तफ़ा आमिर को बाकायदा पहले तशद्दुद किया उसके ऊपर, फिर उसको जो है क्या बताऊं, मैं तो चालान में लिखे हुए अल्फाज ही आपको बता रहा हूँ कि बाकायदा उसको नंगा करके उसके ऊपर उसने बाकायदा पेशाब भी किया। उसके बाद उसे उसी हालत में जो है वो
गाड़ी की डिग्गी में डालकर वो यहाँ से कराची से दुरेजी ले गया और वहाँ कार समेत आग लगा दी। तो ये एक बहुत ही बेईमाना कत्ल था और इसकी डिटेल्स जो हैं वो आ ही रही हैं अभी तक। अब तो खैर चालान, फाइनल चालान भी आ गया है। इस केस का फैसला कब तक मुतवक्के है? देखें, जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत तो इसका फैसला जो है वो एक मखसूस मुद्दत है जिसमें आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो जो इब्तिदाई चालान था वही बहुत देर में सबमिट हुआ, उसके बाद जो हतमी चालान है वो भी बहुत लेट आया। अब ये है कि ट्रायल शुरू हो चुका है। अब ट्रायल के नतीजे में देखते हैं कि कितना टाइम अदालत लेती है। हमारे यहाँ चूँकि जो एक सिस्टम है उससे खेला भी जाता है। कभी वकील नहीं आएगा एक साइड का, कभी दूसरी साइड का वकील नहीं आएगा, कभी जज साहब किसी वजह से नहीं आएंगे, कभी जो है वो पेपर्स सबमिट का मामला आ जाएगा कि जनाब मैंने जो है इनको पेपर्स नहीं दिए, या मैंने कोई दरख्वास्त दायर की तो मैंने उस दरख्वास्त की कॉपी फराहम नहीं की। तो हमारे यहाँ डेट्स पर डेट्स जो हैं वो पड़ती रहती हैं। इस मामले को मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद डिले किया जाएगा, और इसलिए डिले किया जाएगा कि लोगों के जहनों से निकल जाए। और जब ये लोगों के जहनों से निकल जाए और किसी वक्त जो है अरमगान को बरी किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? जो अभी तक का मैंने चालान देखा है, जो अभी तक की तफ्तीश मैंने देखी है, उसके नतीजे में शायद मातहत अदालत से जो है वो उसे सजा हो जाए, लेकिन आला अदालतों से जो है वो मुमकिन है कि वो अपील में जो है वो बरी हो जाए। फ़हीम भाई, आप अरमगान की वालदा आपसे शायद खफा हुई थी, नाराज हुई थी, आपने उनके बारे में ऐसा क्या कहा था? मुस्तफ़ा आमिर की वालदा मुझसे नाराज थी और मैंने एक लाइव शो में जो है उनसे इसके ऊपर माजरत भी की, और इसलिए नहीं की कि मुझे अपना कहे हुए के ऊपर जो है कोई तासुब था या कोई अफसोस था। मैंने जो कहा मैं उसके ऊपर मैं कायम जरूर था, हूँ आज भी, लेकिन मुझे ये था कि वो एक माँ है, उनके लिए वो अल्फाज जो हैं वो शायद ज़्यादा थे। मैंने बेसिकली जब मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से ये सबूत में सामने लेकर आया था कि मुस्तफ़ा आमिर वीट सप्लाई किया करता था और उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी थे, तो जब ये प्रोग्राम मैंने किया था तो उसके एंड में जब मैंने ये बात कही थी कि इस तरह मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया, तो वो जुमला जो मैंने कहा खसकम जहाँ पाक, वो उनकी वालदा को अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब क्या था, थोड़ा व्यूअर्स को बता दें। बेसिकली जो है गंदगी को कहते हैं, कूड़ा करकट को कहते हैं, और खसकम जहाँ पाक का मतलब ये है कि सफाई हो जाना, गंदगी साफ हो जाना। तो उस माँ के लिए तो बेटा गंदगी नहीं था ना। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि मैं खुद जो है औलाद के दुख से गुजरा हूँ, तो इसलिए मुझे उस माँ के दुख का एहसास हुआ, बाद में हुआ। और मैंने अपने प्रोग्राम से जो एक तरह से YouTube पे डला हुआ प्रोग्राम था, उसमें से भी मैंने वो जुमला जो है वो एडिट करके निकाला। जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं, जब वो सुनो टीवी के एक प्रोग्राम में मेरे साथ थी और उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ नहीं बात करना चाहती, यानी बैक तक वो नहीं चाहती थी कि मैं भी हूँ और वो भी हूँ, तो वो छोड़ के चली गई थी प्रोग्राम। तो मैंने वहाँ पर भी उनसे जो है वो माजरत की उनके जाने के बाद, उस प्रोग्राम में भी, और बाद में जो अगला प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया उसमें भी मैंने उनसे जो है बाकायदा माजरत की कि मैं किसी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता, बेशक उस बच्चे का किरदार कुछ भी हो। तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया था? नहीं, और मुझे कोई इंतजार भी नहीं है। अच्छा फ़हीम भाई, ये आप मुस्तफ़ा आमिर ये चीज़ें कर रहा था, सब वीट जो आप कह रहे हैं सप्लाई कर रहा था और इसके सबूत भी आप कह रहे हैं, तो क्या इनके इसके वालिदैन को इल्म नहीं था इस चीज़ का? देखिए, वालिदैन को इल्म था या नहीं था इसका जवाब तो खैर वालिदैन ही दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि एक बच्चा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, अयाशी कर रहा है, क्यों नहीं आपको नजर आ रहा था? उसके वालिद का पैसा था। वालिद भी तो कस्टम एहलकार हैं, कस्टम ऑफिसर हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि मैं अब मजीद मुस्तफ़ा के वालिदैन को जो है कोई दुख नहीं देना चाहता, जो भी है वो अरमगान ने जो भी किया उसके बाद अरमगान को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ और चाहता हूँ मैं
कि अदालत जल्द अज जल्द मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस का फैसला सुनाए। बाकी केसेस जाहिर है सानवी हैं, कॉल सेंटर वो चला रहा था, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, मंशियात बेच रहा था। मंशियात तो खैर वो नहीं कर रहा था, तो वो केसेस तो खैर अलग हैं जो उसके खिलाफ जो है वो कस्टम में वो हुए। लेकिन उन केसेस में भी डेफिनेटली जो है कोई अगर फैसला आना है तो वो आ जाना चाहिए। अरमगान के बारे में कहा जाता है कि वो एफटीसी पुल के पास जो ये आईबैक्स है बिल्डिंग, वहाँ जॉब करता था, जहाँ पे 20-25 हज़ार रुपए तनख्वाह मिलती। तो ये 17 अरब रुपए का मालिक किस तरह बन गया, ये क्या सारा प्रोसेस है? वो सिर्फ आईबैक्स में जॉब नहीं करता था, वो एग्जैक्ट में भी उसने जॉब की है। और उसके बाद जो है वो बेसिकली उसने उन कॉल सेंटर से सीखा कि काम कैसे होता है कॉल सेंटर्स में। और उसके बाद जो है जब वो गिरफ्तार हुआ मंशियात की स्मगलिंग के मुकदमे में, बीड मंगवाने के मुकदमे में, उसके बाद जब वो जेल गया और जेल से बाहर आया तो उसने उस वक्त जो है अपनी उसकी दुनिया बेसिकली बदली है। और उस वक्त जो है फिर उसने ये कॉल सेंटर के धंधे को अपना फोकस किया। वो अमेरिका गया, अमेरिका जाके अपने बैंक अकाउंट्स खोल कर आया, एलसी खोल कर आया। और उसके बाद जो है उसने बेसिकली इस काम के ऊपर फोकस करते हुए नित नए तरीके उसने इजाद किए। उसमें बहुत कुछ है कॉल सेंटर के काम में, लेकिन जो कुछ वो कर रहा था बड़ा डिफरेंट है। वो अमेरिका में जो भी कारोबारी अफराद होते हैं जो कोई नई प्रोडक्ट लाते हैं तो वो अपने उस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराते हैं। एक इदारा होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ आईपीओ के नाम से एक इदारा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, इसी तरह से वहाँ पर भी होता है। तो यूएस पेटेंट एंड कुछ इस तरह से उसका वो है, यूएसपीडीओ। हाँ, तो वो उस इदारे में होता ही है। जो भी अमेरिकी बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर रजिस्टर्ड कराते हैं। ये करते ही थे यार, मकान के कॉल सेंटर से काम ये होता था। बड़ा मजेदार गेम है वो, कि वो उस इदारे की वेबसाइट पर जाते थे और वहां से जो अमेरिकी ताजिर, अमेरिकी बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो भी वो देते थे डिटेल्स, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होती थी। वहां से वो उठाते थे, उस शख्स को कॉल करते थे, उसी डिपार्टमेंट का, उसी इदारे का जो अफसर बन के कॉल करते थे और उनको ये कहते थे कि जी ये आपकी प्रोडक्ट है, ये आपकी डिटेल्स हैं, इनको अगर आपने तेजी से आगे बढ़ाना है तो आपको जो है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद देने होंगी। अच्छा, लोग जब ये देखते थे कि यार उसी इदारे से कॉल आई है, बज़ाहिर स्पूफिंग उसमें इस्तेमाल होती है, वो सब होता है, और साथ ही जो है वो सारी डिटेल्स भी वही बता रहा है जो मेरी प्रोडक्ट की है, तो लोग यकीन कर लेते थे और उनको जो है वो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम कर देते थे। इस इंफॉर्मेशन को अरमगान इस्तेमाल करता था और उसके जरिए जो है ये उनकी बेसिकली बैंक डिटेल्स होती थी, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स होती थी, और उनके जरिए जो है वो फिर पैसा जो है वो बाकायदा ट्रांसफर किया जाता था जो भी उनके अकाउंट्स में होता था। और ये उसकी बेसिकली ब्लैक मनी कह लें, उसका कॉल सेंटर का पैसा कह लें, ये सब इस तरह से वो बना रहा था। मतलब फ़हीम भाई, यकीन नहीं होता कि कराची में बैठा एक 20-25 साल का नौजवान अमेरिका में इतना काम कर रहा है, अरबों रुपए कमा रहा है। चलें फ़हीम भाई, 25 जुलाई 2015 को गालिबन आपको घर जाते हुए अगवा किया जाता है। उसके बाद तशद्दुद आपके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद करके आपको छोड़ दिया जाता है। तो वो तशद्दुद किसने किया था और उस केस का क्या बना? आज तक नहीं पता कि वो लोग कौन थे, और उसकी एफआईआर भी जो है वो अब मेरे इल्म में लाए बगैर कब सी क्लास कर दी गई मुझे नहीं पता। लेकिन हुआ बेसिकली कुछ नहीं था कि जब मैं अपने घर से निकला और अपने घर से निकल कर जो है मैं ऑफिस की तरफ ही जा रहा था, तो मुझे एक जगह रोका गया। वो पुलिस की वर्दी में मलबूस लोग थे, कुछ सादा लिबास लोग थे। उन्होंने इस तरह मुझे रोका कि जैसे ही मैं रुका मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया, मेरे ऊपर जो है वो एक कपड़ा डाला गया, मुझे मेरी ही गाड़ी में पीछे बिठाया गया और फिर वो लोग घुमाते रहे मेरी गाड़ी को, मारते रहे कार के अंदर आपके मेरी गाड़ी में, और फिर एक वीराने में छोड़कर मुझे जो है वो चले गए। नहीं पता चला कि क्या हुआ। मेरे पास जितने भी मेरी गाड़ी में चीज़ें थी वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ले गए। वो मेरे मोबाइल फ़ोन थे, मेरा वेपन था, मेरी और चीज़ें थी, वो सब वो ले गए। आज तक नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो इसके पीछे लोग थे और हम उसके ऊपर बात करते भी रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। उन दिनों मैं कराची ऑपरेशन पर तनकीद कर रहा था
जो 2013 में शुरू हुआ था। और मैं बेसिकली तनकीद मेरी ये होती थी कि आप रोजाना एक प्रेस रिलीज भेज देते हो और आप कहते हो कि आज आपने इतने लोग पकड़ लिया, इतना अरसा हो गया आपको ऑपरेशन करते हुए, अब तक तो आपके पास कोई, मेरा ख्याल है उस वक्त जिस वक्त मैं कह रहा था तो शायद 19-20 हज़ार लोग आपने पकड़ लिया होंगे। मेरा ये पॉइंट होता था क्या कराची की जेलों में तो इतनी गुंजाइश ही नहीं है, तो कहाँ रख रहे हैं आप? कहाँ रख रहे हैं आप इन्हें पकड़ते भी हो या सिर्फ प्रेस रिलीज बनाकर भेज देते हो। तो शायद ये तनकीद जो है वो बुरी लग रही थी और उसके ऊपर जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की। तो मतलब उस केस का कुछ भी नहीं बना, और कुछ में तो ये शक था कि शायद पुलिस के लोग थे, ऐसा भी था? मैंने बताया ना कि पुलिस वर्दी में जरूर थे वो लोग, और एक पुलिस मोबाइल भी साथ थी, कभी शनाख्त नहीं हुई। तो आपके तो पुलिस में अच्छे ताल्लुकात थे आला हुकम में, मगर इस केस का कुछ भी नहीं। बासर सहाफी का और एक आम पाकिस्तानी का क्या होता होगा फहीम भाई? क्या हामिद मीर के केस के मुलजिमान पकड़े गए? कराची में इस वक्त एक मुद्दा बहुत ही गर्म है और वो है नंबर प्लेट का, अजरक वाली नंबर प्लेट का। इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नंबर प्लेट का मामला है ना, ये गैर ज़रूरी मामला है। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो कुछ कर रही है उसमें उसका फोकस अजरक की नंबर प्लेट से ज़्यादा जो है ना, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए। इस शहर में गढ़ों के दरमियान कहीं कहीं सड़क है, उस सड़क पे होना चाहिए। इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है उस पर होना चाहिए। इस शहर का नौजवान, इस शहर का बुजुर्ग, इस शहर की खातून, इस शहर का बच्चा जो स्ट्रीट क्राइम में मर रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। इस शहर के लोग जो डंपर और टैंकर माफिया के हाथों कुचले जा रहे हैं उस पर होना चाहिए। इस शहर में तालीमी इदारों में जो कुछ किया जा रहा है, उनका रिजल्ट खराब किया जा रहा है कराची के बोर्ड्स का, उस पे होना चाहिए। है फोकस, लेकिन वो किसी और तरह है। तो ये अजरक वाला जो मामला है ना, ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है, और इस तरह से आप मजीद नफरतें फैला रहे हैं। जब आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तो आप बेसिकली पीपल्स पार्टी, जो एक खुद को कहती है कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर का जो नारा लगाती थी, जो एक वफाक की पार्टी कहलाती है खुद को, वो बेसिकली जो है वो सिंधी वोट लेने की कोशिश करती है इन चीज़ों से। उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह से अजरक के नाम पर उसे वोट मिल जाए। तो मैं इसे जो है ना, मैं इस पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि यार ये एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी कोशिश है आपकी। इससे आपको कुछ नहीं मिलना अलावा इसके कि मज़ीद दूरियां बढ़ेंगी। और फिर सबसे बढ़कर जब आप ये नंबर प्लेट देने की बात कर रहे हैं तो आप इसकी फीस ले रहे हैं, जबकि ये नंबर प्लेट जब किसी गाड़ी को, जब कोई गाड़ी ली जाती है उसके ऊपर नंबर प्लेट होती है तो उसकी फीस आप पहले ही ले लेते हैं। आज आप कह रहे हैं कि जनाब येलो नंबर प्लेट हटाएं, ये वाली नंबर प्लेट लगाएं और इसकी फीस भी भरें, ये गलत है। उनका मौकिफ तो ये है कि जो डंपर से इतने मोटरसाइकिल के सवार जो जाबा हुए, शहीद हुए, हम तो क्राइम जो इसको, इस चीज़ों को रोकने के लिए सब कर रहे हैं कि कोई खिलाफ वर्जी ना करे, और हम नंबर प्लेट के ऊपर गालिबन वो QR कोड वगैरह भी दे रहे हैं। अच्छा, अगर तो ये होता, कितने जो केसेस हैं जो टैंकर माफिया और डंपर माफिया के हाथों कुचले गए शहर के लोग हैं, उसमें आपने अपना कितना प्रोसिक्यूशन को जो है वो मजबूत बनाया है कि लोग जो ऐसी गलती करके किसी शरीक की जान लेने के बाद जो है उनको सजाएं हो सकें। ये रिकॉर्ड तो दे जरा, 320 में FIR होती है इरफान साहब, और 320 में जो कन्वेक्शन रेट है ना वो 0 है, 0। तो पहले उधर फोकस कर लें, अपना प्रोसिक्यूशन बेहतर बना लें। प्रोसिक्यूशन बेहतर बना के लोगों को गलत ड्राइव करने पे, लोगों की जान लेने के ऊपर सजा दिलवा लें, ये गैर जरूरी है। मेरी वालिदा एक जुमला कहा करती थी कि उज़्र बदतर अज़ गुनाह, कि गुनाह से बड़ा जो गुनाह है ना वो उज़्र तराशना है। उज़्र ना तराशें, काम करें काम। नंबर प्लेट लगाने से अगर आपको इतना ही है कि नंबर प्लेट दे दें पूरे शहर के शहरियों को, ऐसी मुफ्त में दे दें, किसी को अजरक वाली नंबर प्लेट लगाने पे एतराज नहीं होगा, दे दें। आप उसमें फीचर्स के साथ दे रहे हैं ना, दे दीजिए। अभी तो आपका सेफ सिटी जो है वो चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल आपका सेफ सिटी है अभी तो, जिसको आपने अभी तजर्बाती बुनियादों पे शुरू किया है।
20,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर, जिसमें सिर्फ चंद किलोमीटर पर आप सेफ सिटी बना रहे हैं। अभी आप उसके लिए कहते हैं कि वो आप ये जो नंबर प्लेट है आप इसलिए दे रहे हैं कि वो कैमरों की जद में आ सके। चले भाई, ये भी करके देख लीजिए, फायदा क्या हुआ उससे, क्या होगा। पहले पूरे शहर में कैमरे तो लगा लें ऐसे जो रीड कर सके नंबर प्लेट को, उसके बाद कहिएगा ना ये सारी बातें गैर जरूरी, गैर मंतकी बातें होती हैं, इसलिए अजीब सी लगती हैं। इस तरफ से शिद्दत दी जाती है, शिद्दत से बात की जाती है, तो उस तरफ से रद्द अमल भी आता है। आफाक साहब ने इसके ऊपर सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने तो अपनी वीडियोस भी एक शेयर की जिसमें वो पाकिस्तान का परचम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो नंबर प्लेट फ्री में दे रहे हैं, वो फैजान नाम का शायद एक नौजवान पार्टी का सरबराह चेयरमैन है, उनकी 14-15 हज़ार उनकी नंबर प्लेटें जब्त कर ली, उल्टा उनके लोगों को अरेस्ट कर लिया जो मुफ्त में दे रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है सारी? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सियासत करने का मौका देते हैं, लोगों की तवज्जो जो है वो असल मसाइल से हटकर इन गैर जरूरी इश्यूज की तरफ आ जाए। महाजिर का ये असर, एक तो सिंधी महाजिर, दूसरा जाहिर है लोगों के लिए क्या नंबर प्लेट इंपॉर्टेंट है या शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इस शहर में स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाए, लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस शहर में जो है नौकरी मिल जाए, इस शहर में कोटा सिस्टम खत्म हो जाए, इस शहर में दाखिले मिल जाए, इस शहर में जो तालीम और सेहत की सहूलतें मिल जाए, ये है आम लोगों के मसले। रोटी मसला है इस शहर के लोगों का, आप रोटी नहीं दे पा रहे उन्हें, आप उन्हें जो है वो गैर जरूरी इश्यूज में उलझा रहे हैं। कराची में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसे सानिया बल्दिया टाउन कहा जाता है। उसमें तकरीबन 260 के करीब लोग मारे गए, शहीद हो गए, जहाँ बाक हो गए। तो उसके ऊपर दो मौकिफ है। एक मौकिफ तो ये है कि ये जो बहुत पॉपुलर है कि भाई ये आग एमक्यूएम ने लगवाई, भत्ता नहीं दिया जा रहा था इस वजह से आग लगाई, जबकि दूसरी एमक्यूएम का मौकिफ ये है कि हमने कोई भत्ता नहीं मांगा या खुद से लगी थी। आपकी इस बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन है, आपकी क्या रिपोर्ट इस बारे में? एमक्यूएम इसमें मुलविस नहीं है। सानिया बल्दिया टाउन, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन मैंने ये वाकया हुआ उसके बाद कि शायद दूसरा या तीसरा दिन था, शायद तीसरा दिन था, दूसरा दिन तो नहीं, मैं खुद उस बल्दिया फैक्ट्री में गया था, मैंने वहां जाके अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। अगर आप आज भी चले जाए ना उस बिल्डिंग में, आपको ये एहसास होगा कि उस बिल्डिंग में निकलने के रास्ते नहीं थे एक रास्ते के अलावा। खिड़कियों के ऊपर जो बाहर की तरफ खुलती थी उन तक पे ग्रिल्स लगी हुई थी। बिल्डिंग भूल भुलैया थी, कहां से आप कहां आ जाएं आपको नहीं पता चलता था। उस रोज भी जब मैं तीसरे दिन या चौथे दिन वहां गया था तहखाने में, उस दिन भी इतनी तपिश थी कि आपसे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और भत्ते की बात जितनी भी है, एमक्यूएम के ऊपर इल्जाम लगाना तो बहुत आसान था ना उस दौर में, ऑपरेशन था, सब कुछ था, जो चाहे कर लो एमक्यूएम के ऊपर। कुछ लोग कहेंगे कि आप एमक्यूएम को दिफा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जर्मन अदालत का फैसला देख लें। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सिंपल जो आजाद लोग हैं जिन्होंने इस सारे मामले को जो है वो देखा, आप उन्हें देख लीजिए, उनकी रिपोर्ट्स देख लीजिए। एमक्यूएम चूंकि उस वक्त सॉफ्ट टारगेट थी, इसलिए आपके लिए उस पर इल्जाम लगाना आसान हुआ और आपने इल्जाम लगा दिया। मैं कहता हूं कि वो तमाम लोग जो इस मामले में जो है जो मारे गए, उनकी जो फैमिलीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान से लेकर जर्मन कोर्ट तक जो है वो किए, केसेस किए। क्या फैसले हैं उनके वकील? कोर्ट का फैसला जो है क्या एमक्यूएम के खिलाफ है? क्या उस फैसले में कहीं ये बात है कि वहां आग लगाई गई है? उस फैसले में वाज़ेह तौर पर है कोताही है, नेग्लिजेंस है, आग लगाई नहीं गई है, आग लगी है, आग लगी है। ये जर्मनी आप जी जर्मन अदालत का फैसला है। और आग लगने के बाद लोगों के पास निकलने के रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ता था, और उसके लिए भी यह है कि वो दरवाजा जो है मालिकान ने बंद करा दिया और कहा कि पहले आग बुझाओ फिर बाहर जाना। तो जब ये सिचुएशन है तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि एमक्यूएम अगर इसमें इन्वॉल्व थी तो क्यों आपने एमक्यूएम को जो है वो नहीं लटका दिया? एमक्यूएम के लोगों को नहीं लटका सकते थे ना, नहीं थे ना आपके पास ऐसे सबूत। इतने अरसे के बाद जो है वो एक बंदा जो है वो आपके हाथ लगता है, वो हाथ लड़का, वो बंदा जो है वो अपनी जीआईटी में कहता है कि मैंने सुना था कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं, लगाई गई थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप पूरी एमक्यूएम के ऊपर जो है लगा देते हैं।
यार एमक्यूएम में बहुत गलत काम किए होंगे इस शहर में, बहुत कुछ किया होगा, बत्ताखोरों की जमात होगी, कातिलों की जमात होगी, लेकिन यार सही केसेस में उन्हें प्रोसिक्यूट करते ना, इस तरह नहीं करना था इस जमात के साथ। इस तरह से आपने जब ऐसे केसेस का फैसले आते हैं ना, जब ऐसे केसेस के, तो एमक्यूएम पे मजलूम बन के सामने आती है। ये चीज पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती। अच्छा, जो इस फैक्ट्री के मालिकान थे उनको भगा दिया है, शाहिद भाईला, राशिद भाईला कहाँ है आज? घर से बाहर बैठे हैं। वो किसी अदालत में पेश नहीं है, ना कुछ कोई केस हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा फहीम भाई, ये 2012 या 13 में गालिबन ये हुआ था, मगर अब 2025 चल रहा है। अब कल या परसों मैंने देखा कि जोन में, प्रोसेसिंग जोन लांडी में एक आग लगी, वहां पे खवातीन खंभों के जरिए उतर रही हैं। मतलब हमारा सिस्टम सुधरने को, इम्प्रूव करने को तैयार ही नहीं है, इतने बड़े बड़े हादसा होने के बावजूद। इरफान, जो हमारे यहाँ जब ये वाक़या हुआ ना, तो मैंने मुख्तलिफ जो वो हैं इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनकी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में मैंने विजिट किया। मुझे कहीं इंतजामात नज़र नहीं आए। फायर सेफ्टी के जो रूल्स हैं ना, वो कहीं फॉलो ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से फैक्ट्रीज की जानिब से उन्हें बाकायदा भत्ता मिलता है। एमक्यूएम तो भत्ते के लिए बड़ी बदनाम है ना। बिल्कुल। ये जो सरकारी इदारे हैं, ये जो भत्ता ले रहे होते हैं जाके, इसके ऊपर कभी बात नहीं की आपने। अगर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी ना, मैं आज एक जुमला कह रहा हूँ, उसे रिकॉर्ड पे है ये। अब अगर बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगी है ना, भत्ता ना देने पर या भत्ते के लिए आग लगी है, तो ये आग जो है, इसके जिम्मेदार वो भत्ता लेने वाले हैं जो मुतालिका इदारों के लोग थे, जो सिविल डिफेंस के लोग थे, जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स थे, जो दीगर लोग थे जिन्होंने विजिट करके देखना था कि इस बिल्डिंग में, इस बल्दिया फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजामात हैं या नहीं है, और वो भत्ता लेकर खामोश बैठे हुए थे। अच्छा, ये लोग तो यहाँ तक करते हैं फहीम भाई, इस वक्त एक आम मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपये है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और सिंध हुकूमत की बिल्कुल। मगर अब मुझे एक दोस्त बता रहा था कि पोर्ट कासिम में कंपनी है, वो 16,000 रुपये पे काम करवा रही है। ऐसे ही है। आप बताएं ना मुझे, कहाँ रूल्स फॉलो होते हैं? तो ये लेबर कमीशन और इतने ऑडिट के इदारे ये कंपनियों में क्या ऐसे लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, वो वहां नहीं देंगे मजदूर को, लेकिन उसमें से कुछ पैसा जो है वो उन इदारों को दे देंगे जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो आकर जो है वो लेबर लॉस के ऊपर अमल कराएं, और वो खामोश बैठे होते हैं। ये लोग कंपनियों में जाते हैं और पैसा लेकर आ जाते हैं, और मजदूर का इस्तेसाल इसी तरीके से इसी तरह से जारी है। आप ये तो एक तरफ है ना, ये वाली बातें लोग, जो वो है आपका पूरा एक सिस्टम है जिसके तहत जो है एक मजदूर को, अब तो हमारे यहाँ खेला जाता है बेसिकली कवानीन से। लेबर लॉज ये कहते हैं कि अगर आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं और 15 साल अगर आपने जॉब कर ली है, तो अब आप जो है वो 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के हकदार हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको EOBI में रजिस्टर होना चाहिए। नहीं कराती कंपनीज, नहीं कराती फैक्ट्रीज, नहीं कराते इदारे जो हम अपने मजदूरों को EOBI में रजिस्टर्ड, क्योंकि उसमें भी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उससे एक तो ये होता है कि आप जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, एक्चुअल आपके एम्प्लॉय होते हैं वो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। दूसरा जो है वो एम्प्लॉय जो है वो आपके पास एक तरह से परमानेंट की हैसियत अख्तियार कर जाता है। नहीं कराते। आपने एमक्यूएम के उस दौर में भी काम किया जब एमक्यूएम बहुत ज्यादा पावर में थी, ताकत में थी, तो क्या वो इल्जाम दुरुस्त हैं कि एमक्यूएम चैनलों को बंद करवाती थी? एमक्यूएम के खिलाफ अगर आप कोई खबर चला दो तो आपको धमकियां देना शुरू कर देती थी, क्या वाकई में ऐसा होता था? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये उससे पहले की बात है। चैनल्स आने के बाद तो खैर एमक्यूएम ये सब नहीं कर सकी, और क्योंकि मुशर्रफ दौर में जो कुछ हुआ वो ही काफ़ी था, और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया था मीडिया हाउसेस की जानिब से, मीडिया वर्कर्स की जानिब से, जो यूनियंस हैं उनकी जानिब से, तो उसके बाद एमक्यूएम वो सब नहीं कर सकी। हाँ, अखबारात की हद तक ज़रूर हमने ये सुना कि एमक्यूएम जो है वो मुख्तलिफ अखबारात को जो है वो दबाव डालती थी, फला खबर नहीं जानी चाहिए, फला खबर छपनी चाहिए, फला खबर इस तरह से होनी चाहिए। और ये सिर्फ एमक्यूएम की हद तक नहीं है। कौन सी जमात है जो नहीं करती है?
सबने किया है अपने अपने तय। जिसके पास जब इख्तिदार आया है, जिसके पास जब पावर आई है, सबने यही किया है। मुझे बता देना कोई एक। मैं तो एक छोटी सी जमात की बात कर लेता हूँ, MWM के ना क्या थी वो, MWM से तो इनकी मजलिस वहदत मुस्लिमीन है। एक और इसी तरह की जमात थी मौलवी इकबाल हैदर साहब की। वो जंग के बाहर आके जो है वो जंग के ऊपर जो है वो बाकायदा मुजाहरे किया करते थे और दबाव डालने की कोशिश किया करते थे। ऐसे कई लोग हैं यार, तो ये तो हर दौर में होता है। किस तरह का दबाव डालते थे वो, क्या मेरी खबर छाप दे, मेरे खिलाफ खबर ना लगाओ, दो ही बातें होती थी। तो मतलब जो पंजाब में एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान में कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द जमात थी, एमक्यूएम इस तरह का मतलब कोई सीन नहीं था, थोड़ा बहुत था। मैं ये नहीं कहता, मैं MQM को कतन क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि MQM एक रिएक्शनरी पार्टी थी। MQM का क़याम से लेकर और उसके खिलाफ ऑपरेशंस के आगाज और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ रिएक्शन था। जब MQM बनी उस वक्त वो कोटा सिस्टम के लिए बनी थी, कोटा सिस्टम के खिलाफ बनी थी। उस वक्त जो इस्तेहसाल हो रहा था उसके खिलाफ बनी थी। उसके बाद जब आपने जो है ये देखा कि उसको अवामी हिमायत मिल गई 87 और 88 के इलेक्शन में, तो आपने उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। आपने उन्हें जो है एक तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की। उन्होंने फिर एक दफा रिएक्शन दिया और उसके नतीजे में जो है वो बुरे से बुरे, बुरे से बुरे और बुरे से बुरे होते चले गए। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करूंगा, ये जो बुरे से बुरे होते चले गए, ये मुशर्रफ दौर में जो है वो इतने पाक साफ दूध के दूल्हे कैसे हो गए थे कि मुशर्रफ साहब जो हैं वो उन्हें अपने साथ इख्तियार में शामिल करके बैठ गए थे। 2 ऑपरेशन आपने किए ना, 92 में भी 96 में भी। तो 2000 में क्या हो गया था, 2002 में क्या हो गया था कि मुशर्रफ साहब ने जो है वो बाकायदा कराची पूरा जो उनके हवाले कर दिया। तब तो किंग मेकर पार्टी बन गई थी एमक्यूएम। हम अपने इंडियन सहाफी दोस्तों की कुछ वीडियोस देखता हूँ मैं पॉडकास्ट में, तो वो बार बार एक दावा करते रहते हैं कि 93 में जो बम्बई में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसमें दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व है, उनका ये कहना। और वो इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास क्लिफ्टन में मौजूद है। क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है? भाई मुझे तो नहीं पता, मैंने तो दाऊद इब्राहिम को के हवाले से जब जितनी भी चीजें देखी हैं आज तक वो है यही कि दुबई में रहता है। अब अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि जी फला काम भी जो है वो इरफान साहब ही करते हैं। अगर पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को अपने पास रखेगा और इंडिया जो है वो इल्जाम लगाता रहे, तो इंडिया ये सबूत जो ले जाके क्यों नहीं देता, किसी और मुल्क के आगे क्यों नहीं रखता? तो कहते हैं ना हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो भाई जाओ ना ये सबूत रखो ना जाके। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में क्यों नहीं माना जाता तुम्हारा ये दावा? क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। अगर एक लम्हे के लिए फ़हीम भाई मान लिया जाए कि दाऊद इब्राहिम दुबई में मौजूद है, तो इंडिया के और दुबई के साथ तो बेहतरीन ताल्लुकात है, तो वो तो उसे अपने हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट उस का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है शायद वो इरफान गोगा नामी एक अंडरवर्ल्ड का था इंडिया का। जब उसका मर्डर हुआ था तो उसका इल्जाम भी जो है वो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम पे लगा था। तो क्या इंडिया ने ले लिया अनीस इब्राहिम को? नहीं ले सका ना, तो सिर्फ कहने की बात है। दाऊद इब्राहिम आपकी रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में ही मौजूद है? रिपोर्ट नहीं देखी मैंने, दाऊद इब्राहिम पे कभी जो है ना इतना खुल के काम नहीं किया। जी सर, ठीक। लेकिन जितना मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये इंडिया के दावे हैं, इंडिया के वो इल्जामात हैं जो वो पाकिस्तान पे हमेशा से लगाता है। 93 के बम धमाकों में मुलव्विस मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। पता नहीं कितनी तो फिल्में बना दी उन्होंने इसके ऊपर। तो यार ये बॉलीवुड जो है ना अपने पास रखे वो। अच्छा, ये सवाल मैंने 2-3 दफा आपसे इसलिए पूछा क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा वसूख के साथ ये बात कहते हैं और कह रहे हैं वो किंग मेकर है यहाँ की सियासत में, कारोबार करता है, फलाना ढिमकाना, और एड्रेस भी बता रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार की बैक साइड पे क्लिफ्टन में वाकई उसका बंगला। फिल्में बना चुके हैं ना, मैंने कहा बना चुके हैं ना, फिल्में बनाने से तो उनको नहीं रोक रहा ना, पहले ही रोक रहा ना। पहले भी बनाई थी गंदे हुए, अब फिर बनाएंगे। अब बनाए ना फिल्म, जब उनके राफेल गिरे हैं अब बनाए फिल्म, अब आएगा मजा। अब हकीकत दिखाएं। अभी नंदन पे भी आपने बना दी,
यार खुदा के लिए रहम करो यार, हर चीज बॉलीवुड नहीं होती। आपने क्राइम को बहुत करीब से देखा है, तो जो ये बम्बई अंडरवर्ल्ड था और जो हमारा कराची में लियारी अंडरवर्ल्ड था, इसमें क्या फर्क है? देखिए, मैं इसको जो है ना आपस में नहीं जोड़ता, मैं सिर्फ इस हद तक, मैंने कहीं वीडियो में अपने कहीं स्क्रिप्ट में लिखा है, और जियो पे भी जब मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम इसके हवाले से किया था तो मैंने वहाँ पे भी जोड़ा था इसे। मैं सिर्फ इस हद तक जोड़ता हूँ कि लियारी गैंग वॉर में जो गैंग वॉर शुरू हुई वो जिन दो बड़े लोगों के दरमियान शुरू हुई, बड़े लोगों से मैं मुराद जिनके नाम बड़े हो गए थे, वो अरशद पप्पू और रहमान डकैत थे। अरशद पप्पू का बाप जो है वो हाजी लालू था, और हाजी लालू के पास ही जो है वो रहमान डकैत भी था और उसका बेटा अरशद पप्पू भी था। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया में जो है वो दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम के बाद पास जो है वो छोटा शकील भी था, वो छोटा राजन भी था, ये दोनों थे। तो जिस तरह से उन दोनों के दरमियान एक मौके पे महा गैंग वॉर शुरू हुई, छोटा राजन और छोटा शकील के दरमियान, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अरशद पप्पू और रहमान डकैत के दरमियान, इन दोनों का लेवल बहुत डिफरेंस है इनके लेवल में। मतलब किस तरह? जाहिर है लियारी वो क्या कहते हैं, बॉम्बे है यार, बॉम्बे और लियारी का कोई मुकाबला नहीं है हजम के एतबार से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती है, सिमिलर इस तरह के। दाऊद इब्राहिम, हाजी लालू के पास अरशद पप्पू और रहमान डकैत एक वक्त में दोस्त। यहाँ दाऊद इब्राहिम के पास छोटा राजन, छोटा शकील एक वक्त में दोस्त। इख्तिलाफात हुए, ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए, यहाँ इख्तिलाफात हुए, ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए और गैंग वॉर हुई। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज सिमिलर ये भी है कि वहां भी इनकाउंटर बहुत ज्यादा हुए और यहाँ भी इनकाउंटर बहुत ज्यादा हुए। जब आप किसी गैंग वार के बारे में या किसी सियासी ग्रोह के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या कोई दबाव या धमकियां वगैरह में दी जाती हैं? देखें, ये सब चलता रहता है। अभी हालिया मेरे एक प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एक साहब ने ट्वीट किया है और मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा, करते रहे ट्वीट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रोग्राम में क्या ट्वीट किया, थोड़ा बताना पसंद करेंगे? देखिए, मैं उनको अहमियत नहीं देना चाहता इसलिए, लेकिन आपका चूंकि सवाल था इसलिए मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं उनका नाम लूं, उनकी बात करूं, तो ये एक तरह से उन्हें अहमियत देना है। पुलिस और एक क्राइम रिपोर्टर के दरमियान ताल्लुक कैसा होता है? क्या वो एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे की राह में रुकावट पैदा करते हैं? दोनों चीजें होती हैं। कहीं जो है वो जहां उन्हें ये होता है कि उन्हें इसका फायदा होगा, वो जो है साथ भी देते हैं, इंफॉर्मेशंस भी दे रहे होते हैं, और जहां उन्हें लगता है कि इससे उन्हें नुकसान होगा, वो हमें रोकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा सहाफ़ी वही है जो ताल्लुकात बना के भी रखे लेकिन खबर ना रोके। तो मेरे साथ जो लोगों को प्रॉब्लम है वो यही है कि मैं खबर नहीं रोकता, अगर खबर है तो मेरे चैनल पे होगी। अगर पुलिस प्रेशराइज करे कि ये खबर नहीं चलवानी, करती है, ऐसा होता है? मतलब बहुत होता है, करती रहे, जाए ना यार, जाके पीका में मेरे खिलाफ कर दें जो करना है। अब तो आपके पास पीका का लॉ मौजूद है ना, करें जाके, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा फ़हीम भाई, आप इस शहर के एक मारूफ क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, तो कोई ऐसा क्रिमिनल वाकया जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो? देखिए यार, ऐसी तो बहुत स्टोरीज होंगी जिन्होंने असर डाला मेरे ऊपर भी, और कोई एक नहीं है। तो मैं किसका जिक्र करूं सोचता हूँ, किसका ना करूं, लेकिन बाज़ वाक़यात होते हैं ना कि जिसमें होता है कि यार काश ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता। तो अगर करीब तरीन अगर बात करूं तो सारिम का केस जो है उसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया। वो चंद साल का बच्चा जो है वो मदरसे जाता है, एक भाई आ जाता है वापस, दूसरा नहीं आता, तलाश शुरू होती है, नहीं मिलता। बाप कहता है SHO से कि आप कुत्ते ले आए, उनसे जो है बच्चे को तलाश कर लें। SHO जो है वो मना कर देता है। कई दिन के बाद जो है उस बच्चे की लाश जो है वो उसी प्रोजेक्ट के टैंक से मिलती है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में आता है कि उसके साथ ज्यादती की गई है। उसके बाद जो है वो AVCC को केस जाता है, AVCC कुत्ते लेकर आ जाती है, उस बच्चे के कपड़े उसे सुंघा कर जो है वो प्रोजेक्ट को सर्च किया जाता है। एक खाली फ्लैट में भी लेके जाते हैं कुत्ते।
आज इस वाक़े को साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सारिम के कातिल नहीं पकड़े गए, बल्कि बाद में तो उस कहानी को ही टर्न कर देने की कोशिश की गई और कहा गया कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही गलत है। हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस ये कहती है, एक मेडिकल बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करता है कि वो उस जगह का मुआयना करेगा, और इस बात को भी कई महीने हो चुके हैं। आज तक उस मेडिकल बोर्ड ने सारिम की बॉडी जहाँ से मिली है, जिस प्रोजेक्ट में वो फैमिली रहती है, उसका विजिट नहीं किया है। वो केस आप ही जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। अच्छा, उसके वालिदैन को तो यही शक था कि बिल्डिंग के कोई मुलविस से पड़ गया, और लग भी यही रहा है जैसा कि अभी मलिर खोखरा पार में हुआ था, एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई और उसे कत्ल कर दिया गया। उसका कातिल तकरीबन 20-25 दिन के अंदर अंदर पकड़ा गया, और इस वाक़े को साल हो गया, अब तक कातिल नहीं पकड़े गए। देखें, जहाँ करना चाहे ना ये हमारी पुलिस ये कर लेती है। वो SHO जिम्मेदार है मेरे नज़दीक सबसे पहले, जिसने वालिद की ख्वाहिश के बावजूद उस दिन कुत्ते लेकर नहीं आया। अगर वो उस दिन कुत्ते लेकर आ जाता तो शायद सारिम का कोई सुराग मिल जाता। उसकी मौत लिखी थी, इसी तरह लिखी थी, हमारा ईमान है। लेकिन किसी पे जो आप बैठे हो SHO की सीट के ऊपर, तो आपकी जिम्मेदारी है। पहले तो बेचारे थाने के चक्कर लगाते रहे थे कई दिन तक, उस दिन भी कई चक्कर लगाए। उसके बाद SHO से मुलाकात हुई थी, भी पुलिस साथ आई, पुलिस ने सर्च किया, उसके बाद भी बेचारा थानों के चक्कर लगाता। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि देखें, बच्चे जो है ना सांझे होते हैं। मैं भी चूंकि औलाद के दुख से गुजरा हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो थोड़ा सा होता है जब ऐसा कोई केस सामने आए कि यार हमारे यहाँ सिस्टम की कमजोरियां ना बहुत ज़्यादा हैं। आज तक आपने उस SHO के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस SHO के खिलाफ तो कोई कार्रवाई करके एक झूठी तसल्ली उस फैमिली को दे देते हैं। खैर छोड़े। आपने फ़हीम भाई अभी पॉडकास्ट के दौरान ही 2 दफ़ा जिक्र किया कि आप भी औलाद के दुख से गुजरे हैं, तो हमारे व्यूवर्स के अंदर तजस्सुस पैदा हो गया होगा, तो बता दें कि आप किस दुख से गुजरे हैं। हाँ, देखिए नेट पे बहुत कुछ मौजूद है। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से वाकिफ भी हैं कि कराची में जो 2009 में 10 मुहर्रम के जुलूस में ब्लास्ट हुआ था, उसमें मेरा बेटा और मेरी भांजी शहीद हुए थे। मैं खुद ज़ख्मी हुआ था और कोई 3 साल में बेड पर रहा। मैं शदीद ज़ख्मी हुआ था, मेरी फीमर बोन जो है वो चूरा चूरा हो गई थी, मेरे कोई 5 ऑपरेशन हुए, और उसके बाद जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं औलाद के दुख से गुजरा हूँ। बेटा और पहला बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र। आखिरी सवाल फ़हीम भाई, कराची के एक मारूफ हैं जो अंसार बर्नी चलाते हैं, सारम क्या नाम था फ़हीम भाई? सारिम बर्नी साहब। उनके ऊपर बच्चों की स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगे, और पिछले दिनों भी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि किसी निजी NGO के ऊपर भी अमेरिका की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात लगे। तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए ये है, और हमारे यहाँ जो कि कवानीन को मोल्ड करके उनका फ़ायदा उठाना एक आम सी बात है। तो इसलिए जो है सारिम के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो अमेरिका की शिकायत थी। सारिम ये कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जी उन्हें फंसाया गया है। अगर आपको फंसाया गया है तो जो सबूत हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इस केस में भी यही चाहूँगा कि अदालतों से भी कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए, और अमेरिका की तरफ से सख्त एविडेंस इनको पेश किए गए, पाकिस्तान के हुकाम को तभी ये कार्रवाई की बिल्कुल गई। ऐसे ही। वैसे नहीं। अच्छा फ़हीम भाई, हम इस पॉडकास्ट का टाइम काफ़ी तवील हो गया, हम इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट हम आपके साथ करेंगे लियारी गैंगवार के ऊपर, क्राइम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी इस कीमती वक्त के लिए। थैंक यू।